साथियों नमस्कार। आरजीएस पॉलिटिकल साइंस एपीएस के इस एमसीक्यूज और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आयर में आपका स्वागत। प्रिय साथियों, हम बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हम इस तरह से कर रहे हैं कि बहुत सारगर्भित सामग्री हमें स्टडी की उस विषय पर प्राप्त हो जाए। हम बहुत साइंटिफिकली चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत लॉजिकली देख रहे हैं और बहुत संक्षेप में, बहुत कम से कम समय और शब्दों में हम उस समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन से डेटाज हमारे पास आ रहे हैं। अब उन डेटाज को क्या हम संरक्षित और सुरक्षित हमारे माइंड में रख पा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलें, लिमिटेड शब्दों में हम हमारे उत्तर को तैयार करें। इसी श्रृंखला में हम आज एक नए विषय के साथ चर्चा करते हैं और वो विषय है इजराइल और ईरान का संघर्ष। यद्यपि आज सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस संघर्ष को हम समझते हैं मुख्य रूप से इनके कारण क्या है। अगर इजराइल और ईरान के बीच के इन कारणों को अगर हम बहुत अच्छे से समझ जाएं, तो इस समस्या को इस समस्या पर हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिटिकल स्टडी भी कर सकते हैं। इस संघर्ष को समझने से पहले कुछ विद्वानों की कोटेशंस हैं, उनको हम युद्ध के संदर्भ में या युद्ध के मनोविज्ञान के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहता है कि मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध कौन से हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि चौथा विश्व युद्ध यदि होता है तो वो हथियार जो है लाठियां और पत्थर होंगे। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। यानी तीसरा विश्व युद्ध यदि लड़ा गया तो इस पृथ्वी का सर्वनाश बिल्कुल होना ही है, ऐसी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जब शक्ति बिना नैतिकता के आती है तो वह विनाश को जन्म देती है। यानी हम जानते हैं कि प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए, उसमें से विवेक सर्वोपरि है और विवेक ही जो है तमाम नैतिकता के तमाम कानूनों के मापदंड को तय करता है। ऐसी बात प्लेटो करता है। हॉब्स युद्ध के बारे में क्या कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव युद्ध की ओर ले जाता है। यानी वो मनुष्य को स्वभावतः एक संघर्ष करने वाला प्राणी मानते हैं और वो तब तक चलता है जब तक कि उस पर कोई उच्चतर शक्ति कंट्रोल न करे। यानी जब तक कि कोई उच्चतर शक्ति उसे नियंत्रित न करे, मनुष्य युद्ध की ओर भागता है। ऐसे विचार हॉब्स कहता है। उसके बाद शेक्सपियर क्या कहते हैं कि हिंसा की रणनीतियां अंततः अपने रचयिता को ही निगल लेती है। यानी जो हिंसा की प्लानिंग्स करता है, जो उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करता है, अंततः हिंसा जो है उन क्रिएटर्स को, उन रणनीतियों के तैयार करने वाले लोगों को ही निगल जाती है। यानी ये युद्ध का मनोविज्ञान है, ये युद्ध के संदर्भ में मनुष्य का मनोविज्ञान है। इन 4 कोटेशंस के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं और इसी की डायरेक्शन में हम इजराइल और ईरान युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं। आइए लेकिन इस युद्ध के कारण से पहले 2 फैक्ट्स हम जान लेते हैं। एक संस्था है, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। वो ये कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जिनकी संख्या 59 है। ये बात ये कह रहा है। 4 बड़े संघर्ष इनमें म्यांमार का गृह युद्ध, सूडान का गृह युद्ध, इजराइल हमास, रूस यूक्रेन। इसके अलावा जो संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाले टॉपिक्स हैं, विषय हैं, वो ताइवान के समुद्र में चीन की सक्रियता, उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, भारत पाकिस्तान पहलगाम संघर्ष, ऑपरेशन राइजिंग अभी हाल का इजराइल का, और उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए, ये एक वर्तमान की युद्धों की स्थिति को इंडिकेट करता है। अब अगर हम एटम बम्स की बात करें तो इसके बारे में सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या कह रहा है कि आज की डेट में 2025 में पूरे विश्व के जो 9 परमाणु संपन्न घोषित राष्ट्र हैं, जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास संख्या है 12,241, जिसमें से 9,614 तो उनके भंडार गृहों में मौजूद है और लगभग 2,100 परमाणु हथियार मिसाइल्स के ऊपर लॉन्च है।
यानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर वो बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है कि इधर से आदेश मिला और वो अपना टारगेट हिट कर लेंगे। ये परमाणु हथियारों की स्थिति है। अब कल्पना करिए कि अगर ईरान इजराइल युद्ध आज की डेट में सीज फायर हो गया है, अगर कोई ऐसी चिंगारी लग जाती है जैसे अगर एटम बम्स का यूज़ होता, तो हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति होती, हम इस जो है डाटा से जान सकते हैं। आइए देखिए प्रमुख कारण जिससे हम इजराइल और ईरान की समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा, यानी ईरान पश्चिम एशिया में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है। इस महत्वाकांक्षा का दूसरा परिणाम क्या है? इजराइल के वजूद पर खतरा। अगर ये परमाणु संपन्न बनता है तो सीधा सीधा इजराइल को खतरा होगा। कारण कारण कि ये जो है मुस्लिम गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, और ये बिल्कुल यहूदियों से, जायोनिज्म से नफरत करता है, और यहूदियों का जो वजूद है वो इजराइल अपना वजूद बनाए रखना चाहता है। तो ये एक तरह से सैमुअल हंटिंगटन का क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की स्थिति है कि एक तरफ जहाँ मुस्लिम राज्य का समर्थन ईरान कर रहा है, तो दूसरी तरफ यहूदी जो है साम्राज्य की स्थापना या इसका जो है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण करने का दायित्व इजराइल अपने ऊपर लेता है। तो ये दोनों जो है इनके बीच की लड़ाई का कारण है। और फिर तीसरा, पश्चिम एशिया में अमेरिकी वर्चस्व। ये जो है मेन कारण जो है इस पश्चिम एशिया के टेंशन्स के ये है। नेक्स्ट है, मध्य पूर्व में इजराइल वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के इम्पोर्टेंस है, यानी इस क्षेत्र को वो भू राजनीतिक महत्व के रूप में देखता है। तो स्वाभाविक है वहाँ अमेरिका वर्चस्व चाहेगा, तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसके अलावा देखिए, इजराइल को लगातार यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। कहाँ? पश्चिम एशिया में, अपने आस पड़ोसियों के बीच। यानी इजराइल की स्थिति क्या है? आज देखिए, लेबनान में हिजबुल्ला, गाज़ा में हमास, यमन में हुती, डिफरेंट तरीके से आतंकवाद, ये चैलेंज कर रहे हैं किसको? इजराइल को। दूसरी तरफ सीरिया, ईरान, इराक, जो अन्य आसपास के जो कंट्रीज हैं, उनमें उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बिल्कुल अस्थिर है, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर डेमोक्रेसी का अभाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है। तो डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, इसके अलावा इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए इजराइल लगातार संघर्ष कर रहा है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो इजराइल के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं, और यही कारण है, इसी का एक उदाहरण हमारे सामने है, हमास का इजराइल पर आक्रमण। तो देखिए, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ चारों तरफ से आने वाली इजराइल के सम्मुख चुनौतियाँ, ये इन दोनों के बीच में ट्रबल का कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गाजा संघर्ष तो चल ही रहा है, उसमें जो हमास के विरुद्ध जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है, तो हमास को ईरान सीधा सपोर्ट करता है। दोनों के बीच में युद्ध का ये कारण। इसके अलावा इन सब का जो बिग ब्रदर अमेरिका है, उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? इजराइल को प्रोटेक्शन देना और इजराइल की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना। तो उसका बार बार इंटरफियर पश्चिम एशिया में इस युद्ध का कारण बन रहा है। इनके बीच में संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे। इसके अलावा देखिए, ये बहुत बड़ा कारण है, यानी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ईरान जो है परमाणु महत्वाकांक्षा रखता है, और मध्य पूर्व के अन्य राष्ट्र ये नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास में जो है परमाणु हथियार आए, क्योंकि ये सब ये जानते हैं कि विश्व शांति के लिए, यूरोप की सुरक्षा के लिए, यानी अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो यूरोप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और नेटो का जो बॉस अमेरिका है, उसके पास हथियार है, पश्चिम एशिया के देशों को हथियार, यानी पूरे विश्व को ही हथियार सप्लाई करता है। तो वो हथियार किसको बेचेगा? मोनोपोली जो अमेरिका की वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। वो परमाणु हथियार तो नहीं चाहता है, लेकिन हथियार का मार्केट बनाए रखना चाहता है। तो ये कारण जो है इन दोनों देशों के बीच में है। इसके अलावा देखिए, मध्य एशिया, मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में अमेरिका अपना वर्चस्व रखना चाहता है। उसका उदाहरण देखिए आप कि यहाँ पर कई जगह अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं। लगभग 50,000 मिलिट्री ट्रुप्स वहाँ पर मौजूद है। और इसके जो प्रमुख एयरबेस या सैन्य अड्डे हैं, कतर में है, बहरीन में है, इराक में है, कुवैत में है, यूएई में है,
और इनकी जो सुरक्षा है उसके लिए ईरान एक खतरा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कतर के अल उदीद एयरबेस पर जो है ईरान ने मिसाइल से हमला किया। तो इसके कारण, अमेरिका की इस वर्चस्ववादी नीति के कारण पश्चिम एशिया में इनके बीच में टेंशन है। इसके अलावा देखिए, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के देश ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न, ये हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ही लिया है। अब देखिए, ईरान जो इनकी आंख की किरकिरी है, ये चाइना और रशिया की तरफ इसका झुकाव है। चाइना और रशिया की तरफ झुकाव होना अमेरिका और इसराइल को पसंद नहीं है। तो ये जो काउंटर कर रहा है अमेरिका को यहाँ पर, ये काउंटर और संतुलित रखने का जो कारण है, ये अमेरिका और इसराइल को शक की अमेरिका और इसराइल के लिए शक पैदा कर देता है। इसके अलावा देखिए कि मध्य पूर्व में, यानी जो पश्चिम एशिया का जो पार्ट है, उसका सबसे बड़ा एक इनविजिबल जो प्लेयर है वो है तेल, ऑयल। तेल वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इन सब को प्रभावित कर रहा है, इन सभी के स्वार्थों को, इन सभी के हितों को प्रभावित कर रहा है। तो कतर और ईरान में अमेरिका के ऑयल इंटरेस्ट, ठीक है, और इसीलिए अमेरिका ने सीधी एंट्री करी है अभी हाल ही में। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि खाड़ी क्षेत्र में ईरान जैसे देश, ईरान जो इजराइल का दुश्मन है, जो अमेरिका का दुश्मन है, जो चाइना की तरफ झुकाव है, जिसका झुकाव रशिया की तरफ है, वो ये नहीं चाहेगा कि ऐसा देश जो है इस पश्चिम एशिया में ऊर्जा नीति को नियंत्रित करे। यही कारण है इनके बीच में टेंशन का। और एक अमेरिका की घरेलू राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी अमेरिका को कोई ना कोई कार्य चाहिए अपने आप को सुपर सिद्ध करने का। वो चाहे ओसामा हो, कभी सद्दाम हुसैन, कभी चाइना, कभी ईरान, इस सबसे क्या होता है, वो अपने देश में अपने आप को महान सिद्ध कर सके, ऐसी अमेरिका की नीति है। इसके अलावा एक और कारण है कि हाल ही में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी कि अगर ऐसी हालात होते हैं युद्ध के, ज़्यादा अगर युद्ध होता है, बढ़ता है, तो हम इसको बंद कर देंगे। तो दुनिया का 30% तेल इसी रास्ते से होता है, तो अमेरिका इसको सुरक्षित रखना चाहता है। तो ईरान के ऊपर इसराइल के माध्यम से या खुद डायरेक्ट जो है प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका आज विश्व में वर्चस्व के सपने देख रहा है। वैसे तो उसका वर्चस्व है, लेकिन रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, यूरोपियन संघ की तरफ से, भारत की तरफ से चैलेंजेस उसके सामने हैं। उसके वर्चस्व को ये सब जो है शक्ति के जो दूसरे केंद्र हैं, ये प्रभावित कर रहे हैं। तो पाकिस्तान किस करवट इस स्थिति में बैठेगा? इसके अलावा इस्लामिक देश, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो कूटनीतिक रूप से तो आज ईरान के साथ हैं, लेकिन युद्ध में वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो देखना चाहता है कि उनका स्टेटस क्या रहेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सारे के सारे अरब कंट्रीज, सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो ईरान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। पाकिस्तान, जिसका अमेरिका ने शुरू से साथ दिया है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो पाकिस्तान किसकी तरफ रहेगा? इधर देखिए, चाइना भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच में बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है वो चीन और रशिया की तरफ जाता है या अमेरिका की तरफ जाता है या मुस्लिम कंट्रीज के साथ जाता है? ये बात जो है अमेरिका यहाँ पर वॉच करना चाहता है। और सबसे बड़ा तो ये कारण है कि विश्व के तमाम राष्ट्रों के पास बहुत सारे हथियार हैं। जब हथियार राजमर्मज्ञों के पास आते हैं तो उनको युद्ध लड़ने के लिए लालायित कर ही देते हैं। अगर हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? ये बात जो है, ये जो कारण है, ये इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण है। इन कारणों से हम पूरी पश्चिम एशिया की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं कि वास्तव में, क्योंकि वास्तव में अगर किसी भी विषय को देखा जाए, किसी भी नियम को, कानून को, कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके पीछे ये देखा जाना चाहिए कि फ़ायदा किसका होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो ये फ़ायदा नुकसान को हम देखकर इन दोनों राष्ट्रों के बीच के मर्म को हम समझ सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा, यानी भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत, ईरान के साथ भी ऐतिहासिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक संबंध है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी भारत के
रणनीतिक संबंध है, सैन्य संबंध है, एग्रीकल्चर के संदर्भ में है, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इन दोनों भारत और इजराइल के बीच में रिलेशंस है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? भारत इजराइल की तरफ जाए या भारत ईरान की तरफ जाए? तो देखिए, भारत की विदेश नीति हम जानते हैं कि भारत विश्व में शांति, और भारत की बहुत संतुलित विदेश नीति है, और इसके साथ साथ भारत जो है अपने हितों की रक्षा भी करना चाहता है। तो भारत को क्या करना है? भारत को इसी नीति को फॉलो करना है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि भारत की नीति बहुत सुलझी हुई है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत ने बहुत संतुलित तरीके से दोनों में संतुलन बनाया है, और भारत ने रशिया के अपने पारंपरिक संबंधों को भी नहीं तोड़ा है। तो यूक्रेन पर भी जो है मानवीय सहायता के आधार पर भारत ने अपने समय समय पर स्टेटमेंट और सहायता दी है। लेकिन देखिए, कम से कम भारत थोड़ा सा कंफ्यूज तो है, क्योंकि क्या करे भारत, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के हित जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत को क्या करना है कि हम ये जानते हैं कि भारत ज़्यादा नज़दीक किसके है? इजराइल के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि रक्षा, आतंकवाद निरोध, टेक्नोलॉजी, रणनीतिक, कृषि में प्रगाढ़ संबंध है, और पश्चिम ब्लॉक का दबाव भारत के ऊपर, यानी पश्चिम के राष्ट्र जो है भारत को अपनी तरफ चाहते हैं, इजराइल की तरफ चाहते हैं। तो ये भारत के ऊपर प्रेशर है। तो दूसरी तरफ भारत के ऑयल इंटरेस्ट, भारत की एनर्जी आवश्यकताएं, ऊर्जा आवश्यकताएं, इसके अलावा करोड़ों प्रवासी खाड़ी देशों में भारत के काम कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्र के माध्यम से जो भारत की इंटरेस्ट है खाड़ी देश में, और खाड़ी सहयोग परिषद का भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर है। इसके साथ ही भारत के आर्थिक हित, तो भारत को बहुत ही सधे कदमों का उपयोग यहाँ पर करना होगा, और भारत इसमें सफल भी होता है। ये हम भारत की विदेश नीति के इतिहास का अध्ययन करके समझ सकते हैं। देखिए, ईरान के साथ भारत के आर्थिक ऐतिहासिक संबंध है, जैसे चाबहार पोर्ट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, इसके माध्यम से भारत का व्यापार होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, चीन की BRI पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, तो इससे पर्ल पॉलिसी को, BRI को, ग्वादर पोर्ट को बैलेंस करने के लिए भारत को ईरान के साथ जो है रिलेशंस जो है संतुलन के साथ मेंटेन करने चाहिए। और इसके बाद देखिए, ये तो भारत के ऊपर प्रभाव क्या है, भारत को क्या करना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। अब देखिए, विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये जो युद्ध है ना, ये लड़ाई भू राजनीतिक तो है, लेकिन मानवता बनाम ताकत की है। आज जो है एक तरफ मानवता है और दूसरी तरफ ताकत है, इन दोनों के बीच का संघर्ष है। आज विश्व में वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापारिक मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ये ऐसे विषय हैं जो पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। इन पे बहुत डिप्लोमेटिक कूटनीति के माध्यम से संधि समझौते होने चाहिए। युद्ध इसका विकल्प नहीं हो सकता। इस आधार पर विश्व को सोचना होगा, देखना होगा। और देखिए, कोई भी समस्या जो है, विश्व की कोई भी समस्या, उसका समाधान सैन्य गठबंधन नहीं हो सकता, या बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ले, ये नहीं हो सकता। आतंकवाद के नाम पर या आतंकवाद को हटाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वास्तव में लाभ कब होगा? लाभ हो सकता है जब जो है, लाभ तब होगा जब इसके कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे। यानी इन प्रयासों से कुछ समय के लिए तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हमें दीर्घगामी परिणाम चाहिए तो डिप्लोमेसी ही हमारे पास है, एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट, कि अभी जो सीज फायर हुआ है उसके बाद कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कि क्या ईरान परमाणु संवर्धन नहीं करेगा? पहली बात, क्या इजराइल पर अरब देश शक करना छोड़ देंगे? क्या ईरान के पास आज भी लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र है, उनका क्या होगा? ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। और इस विषय पर चीन की कूटनीति क्या रहेगी, चीन क्या डिप्लोमेसी करेगा, चीन की क्या एम्बिशंस है, क्योंकि चीन भी वर्चस्व की लड़ाई में सामने है। पाकिस्तान और इस्लामिक देशों का क्या रुख रहेगा, हमने इस पर भी चर्चा कर ली है। और
इन सब के ऊपर जो है विश्व शांति और तीसरा विश्व युद्ध निर्भर करता है। ये जो है अरब, पश्चिम एशिया में इज़राइल और अमेरिका और ईरान, इनके जो वर्तमान में जो संबंध है इनको हम समझ सकते हैं। तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान होना बहुत आवश्यक है, हो भी गया है। लेकिन ये जो यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, इनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर हमें विमर्श करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देखिए आप। पहला है कि मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, पश्चिम एशिया में कौन से देश आते हैं, इजराइल के ईरान में ऑपरेशन का क्या नाम है, अमेरिका ने ईरान पर कब आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कांग्रेस में राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर आक्रमण के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया हुई। ये इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको खोजने का आप प्रयास करना। धन्यवाद।